अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके मेज़बान अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवाज टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम मेवात के ज़िला नूह के गांव मालक की शाही ईदगाह के अंदर मौजूद हैं और यहाँ आज तकरीबन 10 बजे से तंजीम अइम्मा औकाफ की मीटिंग चल रही है, जो अभी तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो इख्तिताम पजीर पर पहुंची है। तो उसके को हम लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना अरशद साहब और आज जो तंजीम ने जो सदर मुंतखब किए हैं मौलाना हनीफ साहब और मौलाना सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमसे सबसे पहले मौलाना अरशद साहब से बात करते हैं कि मौलाना आज की ये मीटिंग जो है किस लिए बुलाई गई थी? इससे पहले हमारी एक मीटिंग पानीपत में 15 तारीख में अरकान की बुलाई गई थी और उसमें हमने नव-मुंतखब सदर कारी मोहम्मद हनीफ साहब को तंजीम के अगले टर्म 2023 और 24 के लिए सदर मुंतखब किया था। तो उसके बाद जो बाकी अहदेदारान थे वो हमने उस वक़्त मौकूफ़ कर दिए थे और उसको साथियों के राय और मशवरे पर तीनों जोनों के जो साथी हैं अहबाब हैं उनके राय मशवरे पर छोड़ दिया था। तो आज सब साथियों ने तीनों जोनों में से अपने अपने राय और मशवरे से उन साथियों के नाम पेश किए हैं। जनरल सेक्रेटरी है, तर्जमान है, ग्रुप एडमिन है, नाइब सदर कौन रहेगा, इस तरह कुछ ओहदे थे जो उस वक्त रह गए थे। तो आज उन्हीं का इंतखाब अमल में आया। ये तंजीम जो मेरे जहाँ तक मेरी याददाश्त है 2019 के अंदर अमल में आई थी और तकरीबन 4 साल का अरसा बीत चुका है। तो इससे पहले 2 टर्म में मौलाना असरुद्दीन साहब सदर रहे हैं और वो आज की मीटिंग में भी नहीं पहुँचे हैं, तो उनको सदर से क्यों हटाया गया? सदारत से हटाना नहीं कह सकते। असल में किसी भी तहरीक और तंजीम का कोई रुकन जो होता है वो मुस्तकिल तौर पर नहीं होता। तो मौलाना असरुद्दीन साहब को भी एक वक्त के लिए सदर तय किया गया था। साथियों ने उनको 2 टर्म ओहदे सदारत के लिए मुंतखब करके रखा है। अब तीसरा जो टर्म है ये शुरू हुआ है। इस मरतबा साथियों का इत्तिफाक उन पर नहीं हो सका, इसलिए इस टर्म के लिए कारी हनीफ साहब को मुंतखब कर लिया। लेकिन तंजीम जो है कहीं ना कहीं 2 धड़ों के अंदर तकसीम हो गई है। एक के सदर होने का दावा मौलाना असरुद्दीन साहब कर रहे हैं और एक की मीटिंग आज यहाँ बुलाई गई है जिसके सदर जो हैं कारी हनीफ साहब चुने गए हैं। तो ये भी तंजीम के सामने एक बहुत बड़ा मसला होगा कि लोगों को एक तमाम अइम्मा किराम को एक प्लेटफार्म पर कैसे जमा करेगी और अइम्मा किराम भी इस कश्मकश में है कि हम किस तंजीम को हक मान कर चलें, कौन सी तंजीम दोनों में से हक पर है, इसकी क्या पहचान? आज की जो ये अमूमी मीटिंग हमने रखी थी उसमें इसी जहन को साफ किया गया है और सारे साथियों के सामने जो इस तरह के इश्काल थे और हमारे ताल्लुक़ से और जो पुरानी तंजीम है उसके ताल्लुक़ से जो अफवाहें फैलाई गई थी उसके ताल्लुक़ से बहुत सारे साथी जो हैं कश्मकश के शिकार थे। तो हमने सब कुछ नए साथियों के सामने, इन साथियों के सामने जो आज हमारी इस मीटिंग में इकट्ठा हुए रखा है और सब ने इत्मीनान का इजहार किया है और सबके सामने बातें पूरी खुल करके सामने आई हैं। क्या मौलाना असरुद्दीन साहब जो है वो ओहदे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे? आपने उनको मीटिंग में बुलाने के लिए उनके पास लेटर जारी किया था, उनको मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, अलग से मीटिंग उन्होंने की है। ठीक है, पिछले 2 टर्म तक ऐसा हुआ कि जब भी ओहदे के इंतखाब की, सदारत के इंतखाब की कोई बात आई तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ। उनकी जो मियाद थी सदारत की वो लास्ट फरवरी की आखिरी तारीख थी और ये सब के इत्तिफाक से हुआ था। लेकिन उसके बाद अब तक उनका कोई इस्तीफ़ा अरकान के सामने नहीं आ सका। इसलिए ऐसे मौके पर सरपरस्तान हजरात फैसला करते थे। इस मरतबा भी सरपरस्तान हजरात ने फैसला लिया और जितने भी अरकान हैं और ओहदेदारान थे सबके इस्तीफ़े को, जिनका इस्तीफ़ा आ गया उनकी सराहना की, तारीफ़ की, जिनका इस्तीफ़ा नहीं आ सका तो खुद उनके इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया। और 15 तारीख जो गुज़िश्ता 15 तारीख थी उसमें सबके इत्तिफाक से अरकान के नए सदर का इंतखाब हुआ कारी हनीफ साहब का और उसी दिन मीटिंग रखी गई थी। आज के लिए तारीख तय की गई थी और आज की जो तारीख है इजलास आम की, एक तरह से कह लीजिए कि ये अमूमी इजलास था मजलिस मुंतज़िमा का। कितने अइम्मा किराम ने शिरकत की है? तकरीबन 200 अइम्मा मेरा ख्याल में आज शिरकत उन्होंने की है। कितने अइम्मा किराम ने? तकरीबन
400 سے کچھ تو زیادہ। آج سے آدھے کے قریب الحمدللہ ہم لوگ بڑی تعداد میں یہاں شریک ہوئے۔ بہت سارے ساتھی پروپیگنڈے کا شکار بھی ہوئے، وہ اس لیے نہیں آ سکے، انہوں نے سمجھا کہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہوگی، حالانکہ 2 دھڑوں میں تنظیم نہیں ہوئی۔ تنظیم اصل یہ ہے، اس کے ساتھ ذمہ داران اراکین کی تعداد زیادہ ہے، اور اگر کچھ ساتھیوں نے نااتفاقی کا اظہار بھی کیا ہے تو انہوں نے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کیا مولانا ہے۔ اسدالدین صاحب کو جو ہے ایڈمنسٹریٹر کا خاص بنا جا رہا ہے، اور یہ باتیں بھی نکل کر سامنے آئی ہیں۔ کل مجھے فون آیا، یہیں سے پتہ چلا کہ ہریانہ وقف بورڈ کے سینئر افسران کی طرف سے جو اس میٹنگ کو آرگنائز کرنے والے تھے، چند لوگوں کے پاس اس میٹنگ کو کینسل کرنے کے فون کال آئے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری ہے؟ اس سلسلے میں نہیں کہہ سکتا کچھ ایسا فون آیا ہوگا، لیکن اگر ایسا فون آیا ہے تو شاید وہ بھی کسی پروپیگنڈے کے نتیجے میں آیا ہے۔ شاید ان کو یہ سمجھایا گیا ہو کہ آج کی یہ جو میٹنگ ہے یہ اعلیٰ افسران یا ایڈمنسٹریشن صاحب ذاکر صاحب کے لیے یا اس کے مخالفت میں کی جا رہی ہے، جبکہ اس کا ان کی مخالفت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ اور مطلب نہیں ہے۔ یہ تو صرف عہدے داران کے انتخاب کی میٹنگ تھی اور اس میں وہی طے ہوا ہے۔ البتہ کچھ ساتھیوں کے ذہن میں جو اشکالات تھے انہوں نے اپنے اشکالات سامنے رکھے، ان کو صاف کیا گیا، ان کو حقیقت بتائی گئی، سب نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کیا آپ کی نئی باڈی جو ہے ایڈمنسٹریٹر ذاکر صاحب سے ملاقات کرے گی اس کو لے کر؟ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج کی اس میٹنگ کے لیے بھی ہم نے بطور خاص نو منتخب صدر جناب قاری حنیف صاحب کو محترم ذاکر صاحب کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا تھا، اور سارے ساتھیوں نے اتفاق رائے سے ان کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ چونکہ ذاکر صاحب ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں اور ہمیں ان سے بورڈ کے تعلق سے بہت واسطہ اور مطلب رہتا ہے، ہمارے آج کی اس میٹنگ میں ان کا آنا بے حد ضروری ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس سے ائمہ کرام کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بہرحال حاضر نہیں ہو سکے۔ ہم پہلے بھی اس کی کوشش کرتے رہے کہ وہ ہم سے قریب ہوں اور ہم ان سے قریب ہوں، وہ اپنے باتیں ہمارے سامنے رکھیں اور ان کے سامنے ہم اپنی باتیں رکھیں اور ائمہ کے مسائل رکھیں، اور آئندہ بھی ہماری ہر صورت کی کوشش، ہر ممکن یہ کوشش رہے گی کہ ہم ان سے ملا جائے، ان کے جو اشکالات ہیں ان کو دور کیا جائے، ان کی غلط فہمیوں کا خاتمہ کیا جائے، جس اعتبار سے بھی ہو سکے گا ہم اس اعتبار سے اور اس سطح سے اس کی کوشش کریں گے۔ کہیں نہ کہیں یہ باتیں سامنے نکل کر آئی ہیں کہ مولانا اسدالدین صاحب آخری وقت میں جو ہے تنظیم کو اپنے خاص مفاد کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور کہیں نہ کہیں تنظیم نے جو ان کو کنارہ کیا، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ بعض حضرات کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں، ثبوت ہم نے کسی سے مانگے نہیں ہیں، اور ثبوت اکٹھا کرنا کچھ اچھی بات بھی ہمیں نظر نہیں آئی۔ اگر ایسا کیا گیا ہے یا ان کی طرف سے ایسا ہوا ہے تو بہرحال یہ تنظیم کی تاریخ میں کچھ اچھی علامت اور کچھ اچھی کارکردگی کا سامنا نہیں، وہ تاریخ نہیں آ سکی، اور اچھا محسوس نہیں ہوا، کیا کہیں گے اس کو، کہ اس کا اچھا نہیں ہے۔ آئندہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے خاتمے کی کوشش کریں۔ کیا تنظیم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش جاری رہے گی یا اس کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ہم نے آخر میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری اس تنظیم کا ہر رکن اپنے عہدے کو عہدہ نہ سمجھے۔ تنظیم کا اتحاد اور اتفاق کسی بھی وقت کسی ساتھی کی طرف سے سامنے آتا ہے، اس کی کوئی شکل سامنے آتی ہے، اس کے لیے کوئی شیشی سامنے آتی ہے، تو ہم اس کی بھرپور انداز میں تعریف کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے۔ اگر کسی ساتھی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا اور ان ساتھی کو اپنا عہدہ دینا پڑا تو اس کے لیے بھی ہمارا ہر ساتھی تیار ہے، اس شرط کے ساتھ کہ صدر کے عہدے کے لیے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ مولانا اسد صاحب تھے، انہوں نے جو ہے اس پوری میٹنگ کا جو آج نچوڑ تھا وہ ہمارے ساتھ سامنے پیش کیا۔ اس کے بارے میں اپنی رائے بعد میں رکھوں گا۔ آج کے جو نو منتخب صدر ہیں مولانا قاری حنیف صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آج جو آپ تنظیم اوقاف کے صدر منتخب ہوئے اس کے لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو۔ میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ باتیں ہماری جو سمجھی اور آپ آیا، آپ کا یہاں آنے پر میں خیر مقدم اپنی طرف سے اور تمام تنظیم ائمہ اوقاف کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس تنظیم کے صدر بننے کے بعد جو ہے سب سے بڑا چیلنج آپ کے سامنے کیا ہوگا؟
कौन से काम ऐसे होंगे जिनको आप सबसे पहले फोकस देंगे कि ये काम जो हैं, काम तो बहुत सारे हैं लेकिन ये है कि हमें इनको पेश रखूँगा और इन कामों को पहले करने की कोशिश की जाएगी? इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी, सबसे पहले हमारी तंजीम का अंदर जो भी कुछ इख्तिलाफ है इंशाअल्लाह सबसे पहले हम उसको ख़त्म करेंगे और जो भी आइम्मा का मसाइल है उनको मिलजुल कर हल कराएंगे इंशाअल्लाह। तो जज़ाकल्लाह, ये हमारे साथ जो हैं नौमुंतखब तंजीम औक़ाफ़ के सदर क़ारी हनीफ साहब थे और हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी मौलाना सलीम साहब से। मौलाना सलीम साहब आप आगे तशरीफ़ लें। मौलाना साहब, आज की जो मीटिंग हुई है इसके अंदर आपको अगले टर्म के लिए, शायद गुज़िश्ता टर्म में भी आप जनरल सेक्रेटरी थे और आइंदा टर्म के लिए भी आपको जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया, तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। शुक्रिया। मौलाना, ये जो नई बॉडी जो आप तश्कील दी गई है इसके सामने सबसे बड़े चैलेंज जो है, अभी सदर साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि इख्तिलाफ को ख़त्म करना है। इसके अलावा दीगर क्या चीज़ें हैं, दीगर ऐसे क्या काम हैं कि जिसको आपकी नई बॉडी जो है सबसे पहले हल कराने की कोशिश करे? सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारी ये तंजीम असल है, डॉक्यूमेंट्री भी असल हमारे पास ही तमाम तर कागजात हैं और रहे हैं 4 साल से और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारे पास रहेंगे। और इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो पानीपत में ही है, इसका हेड ऑफिस पानीपत में है, बैंक अकाउंट पानीपत में है और पूरे हरियाणा का सेंटर जो है पानीपत को बनाया गया है। उसी के तहत इंशाअल्लाह आइंदा ट्रम्प को भी चलाया जाएगा। और चैलेंज की बात है, कोई ज़्यादा आदमी नहीं है, 2 आदमी हैं सिर्फ जो इस बात को लेके वजीद है कि भाई जो है मुझे ही जो है सदारत का ओहदा जो है हमेशा के लिए रहना चाहिए। उसी को लेकर थोड़ा इख्तलाफ हुआ। असरुद्दीन साहब को 4 साल मुसलसल साथियों ने काम करने का मौका दिया और हम सब ने पूरी बॉडी ने। लेकिन ये भी तो है ना, उन्होंने 5,000 वो कहते हैं कि मैंने तो इमाम की 5,000 रुपये तनख्वाह बढ़वाई है। नहीं, कहीं वो इसी के गिफ्ट मांग रहे हैं आपसे कि मुझे लाइफ टाइम सदर मान लिया जाए? सबसे पहले मैं आपके भी जहन में बात डाल दूं और बता दूं कि अकेला फ़र्द कुछ नहीं होता। वो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अकेला फ़र्द कुछ नहीं होता। तंजीम ही ये सब कुछ होती है, सोसाइटियाँ होती हैं और जमीयतें होती हैं। अकेले से कुछ नहीं होता। अकेला तो 2000 पहले से भी थे, उससे पहले क्यों नहीं करा दिया? जब से तंजीम बनी है, तंजीम ने काम किया है और पूरे हरियाणा वक्फ बोर्ड के हर इमाम ने अपना जितना भी सहयोग और हमदर्दी हो सकी, चाहे पैसे से हो, जान से हो, माल से हो और अपनी ज़ात से लेकर जहाँ तक भी जाना हुआ, हर जगह हर साथी ने अपना भरपूर ताउन दिया है, जिसके तुफेल ये 5,000 रुपये का इजाफा हुआ। अकेले को क्रेडिट नहीं दे सकते। एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर साहब का खास माना जाता है मौलाना असरुद्दीन साहब, और सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके जो अरकान ने एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर साहब से मुलाकात करने की कोशिश की है, तो जाकिर साहब ने मिलने से इनकार कर दिया है और मुलाकात का वक्त भी नहीं दिया है। और वो कल की मीटिंग के लिए भी मुझे याद है कि कुछ लोगों के पास जो है फ़ोन कॉल्स आए हैं दफ्तर से, स्टेट अफसरान की तरफ से कि मीटिंग को कैंसिल किया जाए। कुछ आइम्मा इकराम के पास भी फ़ोन आए हैं कि मीटिंग में ना जाया जाए। इसकी कोई जानकारी आपको है? जानकारी तो एक दूसरे के ज़रिए पहुंची कि हाँ, सदर दफ्तर से कुछ ऑफिसरान ने कुछ साथियों को इस मीटिंग में ना पहुंचने के लिए कहा गया है। सबूत तो मेरे पास नहीं है, बस एक दूसरे से सुनाई है। और उन्होंने किस बुनियाद पे फ़ोन किए, हालांकि हमारा किसी के खिलाफ कोई ऐसी साजिश करने की या ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई जिससे वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम जाएं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हम जाएं या किसी अफसर के खिलाफ जाएं। ये तो हमारी तंजीम 2019 से चल रही है, बदलते रहे ओहदों का, उसी का ओहदों का इंतखाब था, वही आज हुआ है। तो रही बात एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तलाफ की, वो हमारे से मिलना नहीं चाहते। अभी मैं उन मीटिंगों में नहीं पहुंचा जहां पे मुलाकात की कोशिशें की गई है। जो हमारे सदर साहब चुने गए वो कुछ साथियों को लेके गए थे, अब वो किसी भी सिचुएशन में रहा होगा उनका मुलाकात करना। तो बाकी आइंदा कोशिश रहेगी कि हम उन तमाम गलत फहमियों को दूर करें एडमिनिस्ट्रेटर की, और इंशाअल्लाह मिलजुल के एडमिनिस्ट्रेटर से और वक्फ बोर्ड के से मुतालिक जो भी उनकी प्रॉपर्टी मस्जिद को आबाद कराना, जितनी भी वक्त से मुतालिक हमारी हमदर्दियाँ रहेंगी, पहले भी रही हैं, आइंदा भी रहेंगी इंशाअल्लाह। मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो हो सकता है आपको बुरा भी लगे, क्योंकि 4 साल के अरसे में अगर मैं देखूं तो तंजीम आइम्मा औक़ाफ़ ने सिर्फ खुद की लड़ाई लड़ी है। जहाँ तक कि जो बातें मेरे सामने निकल कर आई हैं, वो अपनी तनख्वाहों का मसला हो या केयर टेकरों के ग्रेड का मसला हो या कोई ट्रांसफर्स वगैरह का, तो ये चीज़ें निकल कर आई हैं। अगरचे मैंने जो है उसूल व ज़वाबित जो है वो पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने मजबूत हैं कि तंजीम जो है उनको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लंबी पारी जो है वो खेल सकते हैं। लेकिन जो गैर आबाद मस्जिदें पड़ी हैं उनको बहुत आसानी से आबाद कराया जा सकता है, और उनमें मुस्लिम भी आबाद हैं, उनको भी वो सौंपी जा सकती हैं। या कुछ ऐसी जगह है कि जहां मस्जिदें हैं लेकिन मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड उनको आपको अपने कस्टडी में ले, अपनी जिम्मेदारी में ले, ताकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी महफूज रहे और बर वक्त जो है उसको जो है
काम में लाया जा सके कि अगर वहाँ मुस्लिम आबादी होती है और वो चाहें कि हमें ये मस्जिद मिलनी चाहिए नमाज के लिए, क्योंकि बहुत से शहरों के अंदर मस्जिदें हैं, इसके लिए ख़ास तौर पर आपकी नई बॉडी जो है तंजीम औक़ाफ़ की क्या काम करेगी? देखिए, हरियाणा वक्फ बोर्ड तो बना ही इन तमाम चीज़ों के लिए है। जो मस्जिद ग्यारहबाद है, बहुत सारी मसाजिद हरियाणा वक्फ बोर्ड के ज़रिए जो है बात कराई गई हैं। ऐसा नहीं है, हर साल कोई ना कोई रोज़ाना खबरें आई हैं हमारे सामने, तो वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों को आबाद कराया और जो है मुसलमानों को हैंड ओवर किया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उन मस्जिदों में नमाज़ें हो रही हैं। जहाँ तंजीम का सवाल है कि तंजीम इसमें क्या अब तक किया, अल्हम्दुलिल्लाह पानीपत में आप तहकीकात कर सकते हैं। हमारे मौलाना अजद साहब जो अभी का नाम बता रहे थे, इनके वालिद मोहतरम के ज़रिए से, और हम खुद जनरल बॉडी के हिस्से हैं, तो हमने भी कई मस्जिदें पानीपत के अंदर जो है आबाद कराई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसमें वक्फ बोर्ड का इमाम भी अभी मौजूद है, उससे पहले भी कई मस्जिदें आबाद कराई हैं। रहा प्रॉपर्टी का मामला, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अभी 1.5 साल पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह पानीपत के अंदर 50 प्रॉपर्टियों को गैरों से लेके वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी वो गज़ट हो गई होंगी और किराए पर चढ़ गई होंगी। हमेशा तंजीम का वक्फ बोर्ड के साथ जो तालमेल रहा वो बहुत अच्छा रहा, और जितनी भी हमसे आइंदा मुस्तकबिल में जो कोशिश और मेहनतें होंगी वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए, उसमें हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे साथ तंजीम औक़ाफ़ के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सलीम साहब थे। अपनी जो बात रख रहे थे उससे पहले सदर मोहतरम कारी हनीफ साहब ने बात रखी है, उससे पहले सरपरस्त मौलाना असद साहब ने बात रखी है। तंजीम औक़ाफ़ का क़याम जो है 2019 में आया था और इसके 2 टर्म जो है बीत चुके हैं, 2 टर्म के सदर जो हैं, जबकि तंजीम के अंदर ये बात भी सामने आई है कि पहले टर्म के लिए आर्जी तौर पर सदर मुंतखब किया गया था। परमानेंटली तौर पर कोई ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी जिसमें मौलाना नसरुद्दीन साहब को सदर मुंतखब किया गया हो, लेकिन मौलाना नसरुद्दीन साहब जो है उसके ऊपर इतनी जमकर बैठ गए थे कि सदारत की कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आइंदा टर्म के लिए जब मीटिंग हुई है तो उस मीटिंग के अंदर भी फिर जिनको फैसल बनाया गया था उन्होंने मौलाना नसरुद्दीन का अगले टर्म के लिए नाम पेश कर दिया था और तमाम जो है अराकीन ने उसको तस्लीम कर लिया था और आइंदा टर्म के लिए भी मौलाना नसरुद्दीन साहब को वक्त दे दिया था। वहीं तंजीम औक़ाफ़ की आज नई बॉडी की तरफ से मौलाना नसरुद्दीन साहब के ऊपर कई गंभीर आरोप ये भी लगाए गए हैं कि मौलाना नसरुद्दीन साहब जो है अपनी मनमानी कर रहे थे और वो तंजीम को चंद लोगों की कठपुतली बनकर रह गई थी। तो मौलाना नसरुद्दीन ने तंजीम की मेन बॉडी को पीछे छोड़ दिया था और वो जो मशवरा सलाह मशवरा करते थे वो अपने चंद लोगों से करते थे, ऐसे लोगों से वो मशवरा करते थे जो जनरल बॉडी का हिस्सा नहीं थे। अब आगे चलकर ये बात साफ होगी कि क्या मौलाना नसरुद्दीन साहब या मौजूदा जो तंजीम है ये एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे या ये जंग जो है लंबी चलेगी। क्योंकि अगर मुझे याद है तो 16 मई को मौलाना नसरुद्दीन साहब ने भी एक मीटिंग जो है मेवात के अंदर बुलाई है और खुद को जो है उन्होंने 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया है। लेकिन आज यहाँ जो है नई बॉडी का जो इंतखाब हुआ है इसका वही जो पुराना दस्तूर के अंदर जो शामिल था 2 साल के लिए इंतखाब हुआ है और हल्फनामा भी जो है उनसे लिया गया है, तमाम मेंबरान से उनको इसका पाबंद किया गया है कि 2 साल होने पर आप खुद को जो है इस ओहदे से अलहदा कर लेंगे। अगर तंजीम चाहेगी कि आपको मजीद अगले टर्म के लिए उस ओहदे पर बरकरार रखे तो आपको रखेगी। अगर तंजीम चाहेगी कि आपकी जगह किसी नए आदमी को उस ओहदे का अगर अहल ज्यादा समझेगी तो उसको जो है उस ओहदे के लिए मुंतखब करेगी। नाज़रीन, आप हमारे साथ बने रहिए, चंद वीडियोस के साथ मैं आपको यहाँ की मुकम्मल रिपोर्ट दिखाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।